नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृंदाई पाठशाला में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्रिया भाग 1 का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत क्रिया की परिभाषा तथा कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों की हमने चर्चा की थी। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिया भाग 2, जिसके अंतर्गत हम व्युत्पत्ति के आधार पर तथा काल के आधार पर क्रिया के भेदों की चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आइए हम पढ़ते हैं क्रिया भाग 2। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है मूल क्रिया तथा दूसरा भाग है यौगिक क्रिया। मूल क्रिया, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि मूल क्रिया वह क्रिया है जो मूल धातु से बनती है। जैसे मूल धातु होती है खा से हम बना सकते हैं कि खाना, खिलाना, खाना, खाती है, लेकिन मूल क्रिया है खा। तो जो मूल धातु से जो क्रिया बनेगी वह है मूल क्रिया। जैसे उठ से उठना, जा से जाना, खा से खाना बनेगा, पढ़ से पढ़ना, गिर से गिरना, चल से चलना। ये है मूल क्रियाएं, अर्थात मूल क्रिया वे है जो मूल धातु से ही बनती है। अब दूसरा भेद है इसका यौगिक क्रिया। यौगिक क्रियाएं जो है मूल धातु से नहीं बनती, वरन यौगिक धातुओं से ये बनती है, अर्थात मूल धातु से न बनकर किसी अन्य शब्दों के योग से ये बनेगी। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे उठा शब्द है, उठा से बनेगा उठाना, जबकि मूल धातु होगी उठ। जगा से जगाना, गिरा से बनेगा गिराना। तो मूल क्रिया और यौगिक क्रिया हमने अभी जानी। अब यौगिक क्रिया जो है इसे पुनः 3 भेदों में बांटा गया है। तो यौगिक क्रिया के 3 भेद कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम है प्रेरणार्थक क्रिया, इसका दूसरा भेद है नाम धातु क्रिया, और तत्पश्चात तीसरा भाग जो है वह है संयुक्त क्रिया। तो आइए इन्हें हम सविस्तार देखते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जो है वे क्रियाएं हैं जिसमें कर्ता स्वयं कोई कार्य नहीं करता, वरन वह जो है दूसरों से कार्य करवाता है। अर्थात कर्ता स्वयं कार्य को नहीं करेगा, वरन दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्हें हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रेरणा देना। अर्थात कर्ता कभी भी स्वयं काम नहीं करेगा, वरन मात्र और मात्र वह प्रेरणा देगा। यह सकर्मक भी होती है और अकर्मक भी होती है। इसे व्युत्पन्न धातु भी कहा जाता है। धातु शब्दों के अंत में आना लगाया जाएगा अथवा वाना लगाया जाएगा, और इस प्रकार से प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण किया जाएगा। आना और वाना प्रत्यय लगाकर प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना की जाती है। देखिए, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। माँ बच्चे को रीना से खिलवाती है। अब यहाँ कर्ता कौन है? माँ है, किंतु माँ स्वयं कार्य को नहीं कर रही है। माँ स्वयं बच्चे को खाना नहीं खिला रही, वरन वह रीना को प्रेरणा दे रही है खाना खिलाने की। तो माँ जो कि कर्ता है, वह स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को, रीना को प्रेरणा दे रही है, वो खाना खिला रही है। तो यह प्रेरणार्थक क्रिया है। एक अन्य उदाहरण देखिए, वह राम से पत्र लिखवाता है। वह जो कि कर्ता है, लेकिन वह कर्ता स्वयं पत्र नहीं लिख रहा, वरन वह प्रेरित कर रहा है किसे? राम को। अर्थात यहाँ पर भी कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी अन्य को प्रेरित करता है, अर्थात यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। इन दोनों वाक्यों में देखिए आप, खिलाने का कार्य माँ स्वयं नहीं करती, रीना से करवाती है, तथा लिखने का कार्य वह स्वयं ना करके राम से करवाता है। अतः ये दोनों प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं। और लिखवाना और ये दोनों जो वाना प्रत्यय या आना प्रत्यय लगाकर प्रेरणार्थक क्रिया की रचना की गई है। अब हम जब प्रेरणार्थक क्रिया की बात करते हैं तो इसके भी 2 रूप होते हैं। 2 रूप है, प्रथम तो है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा रूप है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, इस क्रिया का निर्माण धातु में
आना प्रत्यय लगाकर किया जाता है। जैसे चलाना, चल है, चल से चलाना, पढ़ाना, लिखाना आदि। अब हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के जो निर्माण होता है वह धातु के अंत में वाना प्रत्यय लगाकर किया जाता है। जैसे चलवाना, जैसे पढ़वाना और लिखवाना। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, मूल क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या अंतर है, आइए इसे हम इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। जैसे मूल क्रिया है देना। जब हम मूल क्रिया के अंदर आना प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा दिलाना, जो कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। और जब हम इसी मूल क्रिया में वाना प्रत्यय लगाते हैं तो बनेगा दिलवाना, जो कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। इसी प्रकार खाना जो मूल क्रिया है, उस खाना के अंदर जब हम आना प्रत्यय लगाएंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया खिलाना बनेगी और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया खिलवाना बनेगी। अब हम अगले प्रकार की चर्चा करते हैं, नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से बनती है वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। जैसे शर्म, शर्म से बनेगा शर्माना। लात, लात से बनेगा लतियाना। हाथ से बनेगा हथियाना। गर्म से बनेगा गरमाना। मोटा से मुठियाना। फटकार से फटकारना। बड़बड़ से बड़बड़ाना। बात से बतियाना। नरम से नरमाना बनेगा। गांठ से बनेगा गांठना। चमक से चमकाना और बूढ़ा से बुढ़ाना। तो हम देखते हैं कि जो क्रियाएं संज्ञा से, सर्वनाम से अथवा विशेषण शब्दों से बनती है वे क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। अब हम इसके तीसरे रूप की बात करते हैं, संयुक्त क्रिया। जो क्रियाएं दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनेगी उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। दो या दो से अधिक कैसी क्रियाएं हैं? भिन्नार्थक, भिन्न अर्थ देने वाली क्रियाओं के मेल से जब बनेगी तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे मेरी बात सुन लो। इस वाक्य को देखिए, इसमें दो क्रियाएं हमें नजर आती है, एक सुनना, दूसरी बात लो, लेना। तो ये दो भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं। तो इसमें एक क्रिया मुख्य होती है तथा एक क्रिया गौण होती है, किंतु रहता दो क्रियाओं का योग है और दोनों क्रियाएं भिन्नार्थक होती है। जब दो क्रियाओं का योग रहता है इसलिए इसे हम संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं। एक अन्य उदाहरण देखिए, अपना काम करते रहो। यहाँ भी देखिए आप, दो क्रियाएं हैं, एक है करना और दूसरा है रहो, रहना। तो ये दोनों भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं और दो क्रियाएं जब इस वाक्य में एक साथ प्रयुक्त हुई है इसे हम संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं। राम किताब ले जाएगा। सीता ने खाना बना लिया और अतिथि आ गए हैं, स्वागत करो। इन तीनों वाक्यों को आप देखिए। पहला जो वाक्य है राम किताब ले जाएगा, इसमें भी दो क्रियाएं हैं, लेना और जाना। दूसरे वाक्य में खाना बना लिया, बनाना और लेना। तीसरे वाक्य में अतिथि आ गए, तो पहला तो आना क्रिया हो और दूसरा स्वागत करना। तो दो जो ये तीनों उदाहरण हैं ये तीनों संयुक्त क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब हम क्रिया के कुछ अन्य प्रकारों की चर्चा करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो जो क्रिया पहले संपन्न होगी वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, पूर्वकालिक अर्थात पूर्व काल में हुई हो। अर्थात जब दो क्रियाएं एक साथ हो रही है और उनमें से जो पूर्वकालिक हुई हो, जो दोनों में से पहले हुई हो, वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे
गणेश पढ़कर सो गया। तो उसने पहला काम क्या किया? दो क्रियाएं हुई है, एक तो पढ़ना और एक सोना। तो पहले कौन सी क्रिया संपन्न हुई है? पढ़ना, अर्थात सोने के पहले उसने पढ़ने का कर्म किया। अतः पढ़कर क्रिया जो है पूर्वकालिक क्रिया है। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात यह अव्यय और क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती है। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। जैसे कृष्णा खेलकर पढ़ेगा, मूल धातु है खेलना, लेकिन उसमें हमने कर लगा दिया, तो कर लगाने पर वह जो है पूर्वकालिक क्रिया का रूप हो गया। पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी है। इसमें क्या होता है कि एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित हो जाती है, अव्यय और क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती है। धातु के साथ ते लगा दें तो हमें तात्कालिक क्रिया प्राप्त होती है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गए, पुलिस के आते ही चोर भाग गए, जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गए। तो यहाँ पर आना जो क्रिया है इसके अंदर ते लगा दिया, आना जो धातु है उस धातु में ते लगा दिया, तो यहाँ पर तात्कालिक क्रिया का निर्माण हो गया। आते ही तात्कालिक क्रिया है। अब हम क्रिया के एक अन्य प्रकार की सहायक क्रिया की चर्चा करते हैं। किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे आकाश पढ़ता है, आकाश करता है, पढ़ना क्रिया है और है जो है वह सहायक क्रिया है। मूल क्रिया के साथ है, था, थी, थे, रहा, रही और रहे जैसे शब्द लगाकर सहायक क्रिया का निर्माण किया जाता है। सीता खेल रही है, बच्चे दौड़ रहे हैं, तो है और हैं ये सहायक क्रिया के उदाहरण हैं। अब हम एक अन्य रूप कृदंत क्रिया के बारे में बात करते हैं। वे क्रियापद जो क्रियापदों के साथ प्रत्यय लगाने पर बनते हैं। जैसे पढ़, पढ़ से बनेगा पढ़ना, और पढ़ता पढ़कर। लिख, लिख से बनेगा लिखना, लिखता और लिखकर। रह से रहना, रहता और रहकर। तो जो क्रियापद है उन क्रियापदों के साथ प्रत्यय लगा दिया, जैसे कि पढ़ना, पढ़ता, पढ़कर, ये क्या कहलाएंगी? कृदंत क्रिया कहलाएंगी। अब हम व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया को जान चुके हैं, अब हम काल के आधार पर क्रिया की चर्चा करते हैं। तो काल के आधार पर क्रिया का विभाजन 3 भागों में किया गया है। सर्वप्रथम भूतकालिक क्रिया, तत्पश्चात वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया नाम से ही स्पष्ट है कि वह क्रिया जो भूतकाल में हो गई हो, अर्थात क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में कार्य का संपादन होता है वह भूतकालिक क्रिया कहलाती है। वह विदेश चला गया, वह विदेश चला गया, चला गया मतलब कब गया? बीते हुए समय में, तो यह भूतकालिक क्रिया का उदाहरण है। उसने बहुत सुंदर लेख लिखा, तो लेख लिखा जा चुका है बीते हुए समय में, अर्थात यह भूतकालिक क्रिया का उदाहरण है। अब हम इसके अगले रूप की बात करते हैं, वर्तमानकालिक क्रिया। नाम से ही स्पष्ट है कि क्रिया कब चल रही होगी? वर्तमान समय में। तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य संपादन का बोध होता है वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे सोमा खाना खाती है। अब सोमा खाना को क्या कर रही है? खा रही है, और कब खा रही है? वर्तमान समय में, अर्थात अभी खा रही है, तो यह वर्तमानकालिक क्रिया का उदाहरण है। और अंतिम रूप है भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक अर्थात क्रिया कब होगी? भविष्य में होगी। तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा
आने वाले समय में कार्य के संपादन का बोध हो, उसे हम भविष्यकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे राधा कल दिल्ली जाएगी, कब जाएगी? वो कल जाएगी। कल अर्थात भविष्य में कार्य संपादित होगा, तो ये भविष्यकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो अब हम अंत में देखते हैं एक छोटे रूप में दौरान कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले पढ़ा व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया। तो व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया। तो दो क्रियाएं जब साथ होती है, जो पहले जो क्रिया हो जाती है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उसके बाद हमने पढ़ा सहायक क्रिया और कृदंत क्रिया। और लास्ट में हमने काल के आधार पर क्रियाओं का विभाजन 3 भागों में किया, वर्तमान कालिक, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।